स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज काव्यभाग चैप्टर 6 नागार्जुन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नागार्जुन का जीवन परिचय देखते हैं। इसमें जिन जिन भी मुख्य बिंदुओं के नीचे अंडरलाइन की गई है उन्हें आप स्पेशली लर्न कर ले, क्योंकि उनसे 1 नंबर क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 यानी 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये आता है अधिकतर कि उनका मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। उसके अलावा उनकी आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। यह भी मुख्य बिंदु है कि उन्होंने कौन से धर्म से दीक्षा ग्रहण की, तो बौद्ध धर्म से। 2 साल प्रवास के बाद, प्रवासी ने बाहर रहने के बाद, घूमने के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़, घुमक्कड़ी यानी घूमते रहना यानी अपनी जगह पर ही घूमते नहीं रहना, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर जाते रहना। और अक्खड़ यानी अक्खड़ू स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की, मतलब वे अलग अलग देशों में जाते रहते थे। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतिया का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो आपको लर्न करनी है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। मतलब उन्होंने काव्य में कविताएं नहीं लिखी है, बल्कि गद्य भाग में भी उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, निबंध भी लिखा है। उनका संपूर्ण कृतित्व यानी जितनी भी उन्होंने रचनाएं की है साहित्य में, संपूर्ण कृतित्व यानी जितनी भी रचनाएं की है, कविता लिखो, कहानी लिखो, उपन्यास लिखो, जो भी कुछ लिखा है वो सब एक नागार्जुन रचनावली, एक मोटे से ग्रंथ का नाम है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए, मतलब साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो भी योगदान दिया है उसके लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके पुरस्कारों को भी अंडरलाइन करेंगे आप, जिनमें है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार इनको साहित्य में योगदान के लिए दिए गए। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा इनकी अपनी मातृभाषा है। राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्होंने साहित्य क्षेत्र में योगदान देने के साथ साथ राजनीति में भी ये सक्रिय रहे, मतलब राजनीति में भी इन्होंने कार्य किया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मैंने हिंदी के अलावा, मैथिली के अलावा और भाषाओं पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हुए। इसको तो विशेष अंडरलाइन करेंगे आप कि मातृभाषा मैथिली, मातृभाषा नागार्जुन की मातृभाषा है। मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हुए। यात्री इनका खुद का नाम रखा गया नागार्जुन का। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले, लोक जीवन यानी सामान्य लोगों से अच्छा खासा अपनापन रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी रेडी होगा कि नागार्जुन को आधुनिक कवि कबीर क्यों कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों, गांव के ऊपर जो बैठने की वो होती ना, ओटले, बैठने की चौकी बाहर, वो और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है।
नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। इनका जीवन परिचय आप एक बार और रीड करेंगे और मेन बातों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि उनसे 1 लाइन क्वेश्चन तैयार होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। अब नागार्जुन की जो कविता है, इसमें 2 कविता है, तो यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जो दोनों का हम अभी अध्ययन करेंगे। लेकिन उन दोनों कविता का पहले हम सार संक्षेप यहाँ पर देख लेते हैं कि कविता में क्या बताया है कवि ने। तो जो कवि की ये दंतुरित मुस्कान जो कविता है, इसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। मतलब कमल के माध्यम से बिंब, यानी अनेक परछाइयों, अनेक प्रतीकों के माध्यम से वो होता है बिंब। जैसे कमल के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से, इस तरह से। और छोटा बच्चा कवि का अपना ही बच्चा है। कवि अधिकतर बाहर ही घूमता रहता है, इसलिए वो अपने बच्चे से परिचित नहीं है। और जब वो अपने घर आता है तो उसका बच्चा उसको एक अजनबी की तरह देखता है, और उसकी जो छोटे छोटे दांत निकल रहे होते हैं उस बच्चे के, और जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान देखकर कवि को कैसा महसूस होता है, उन भावों को इस दंतुरित मुस्कान में उन्होंने व्यक्त किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। मतलब बच्चे की ये छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान में इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। मतलब इतने छोटे बच्चे की ऐसी भोली भाली मुस्कान देखकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है, उसका मन भी, उसका क्रोध भी गायब हो जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब छोटा बच्चा हंसता है, छोटे छोटे जब उसके दांत निकलते, तब तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा इस तरह से धीमे धीमे हंसता है और तिरछी तिरछी नजरों से जब वह देखता है, तो उसकी मोहकता, उसकी मुस्कान और ज्यादा अच्छी लगने लग जाती। बांकपन यानी तिरछा तिरछा देखना। ये तो दंतुरित मुस्कान का सार था। अब दूसरी कविता है इसमें फसल। फसल जो खेतों में पैदा होती है वो फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इन चीज़ों से हम वाकिफ नहीं रहते। हमें तो फसल, बस खेतों में लहलहाती फसल दिखती है, लेकिन वो कितने परिश्रम, कितने मजदूरों, उनके श्रम और प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से तैयार की जाती है, इस चीज का हमें एहसास नहीं होता। इन्हीं चीजों का वर्णन इस कविता में किया गया है। इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन यानी निर्माण। मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलकर ही इस फसल का निर्माण कर सकती है, तभी संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगी कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। अब देखिए कविता को, यह दंतुरित मुस्कान। तो सबसे पहले इसका काव्यांश ये देखिए। इसमें आप लिख लीजिए खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जो ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है और ये मुक्त छंद की कविता है। इस वाले काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं किस प्रकार से किया गया है ये मैं आपको काव्यांश समझाते समय बता दूंगी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि अपने बच्चे को कह रहा है। नागार्जुन जो इतने दिनों बाद अपने गांव आया है, अपने बच्चे और पत्नी के पास, तो वो अपने बच्चे को देखकर कह रहा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। दंतुरित यानी बच्चों के जो नए नए दांत निकलते, छोटे बच्चे होते 6-7 महीने के, जिनके छोटे छोटे नए नए दांत निकलते। और मृतक यानी मरा हुआ व्यक्ति। धूली धूसर यानी
धूल से सने हुए। बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं ना तो पूरे धूल में लथपथ हो जाते हैं ना। और गात, गात यानी ये पूरा शरीर, बच्चे का पूरा शरीर मिट्टी में मतलब लग जाती है उस पर मिट्टी। जल जात, जल जात यानी कमल के फूल। परस, परस यानी स्पर्श करना, छूना। प्राण यानी जीवन, और पाषाण यानी पत्थर। तो देखिए इसका संदर्भ सबसे पहले आप देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। इस कविता में पूरा यही संदर्भ रहेगा। अब इस काव्यांश में किस चीज का वर्णन किया गया है तो इसका प्रसंग देखिए। कवि ने इसमें छोटे से बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर मन में जो भाव उठते हैं उन भावों को प्रकट किया है। ये इसका प्रसंग है। तो अब आप इसकी व्याख्या देखिए। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कई दिनों से बाहर रहने के बाद जब अपने घर आता है और अपने छोटे बच्चे को देखता है और उसकी मुस्कान को देखते हुए कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलने वाले इन दांतों की मुस्कान इतनी सुंदर और इतनी मन को छू जाने वाली है कि मरे हुए आदमी में भी जान डाल देती है। कवि के कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे की मुस्कान इतनी अच्छी है कि एक बार इसकी मुस्कान को देखकर मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात। कवि ये कहता है कि तुम्हारे जो ये धूल से सने हुए जो तुम्हारा ये शरीर है, जो तुम्हारा ये तन है, जब मैं इसको देखता हूँ तो मानो ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल जो तालाब में उगता है ना, वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। मतलब उसका पूरा शरीर वो मिट्टी में लथपथ है और वो बच्चा जो सुंदर सा वो कमल के फूल की तरह उसकी झोपड़ी में खिल रहा है। यहाँ पर मानो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि कहता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया है। कहने का मतलब ये है कि उसका शरीर इतना सुंदर कोमल और उसका मुख कमल के समान प्रतीत हो रहा है, जिसे देखकर कवि का मन प्रसन्न हो रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सब कल्पना कर रहा है इसलिए इस यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे प्राणवान स्पर्श पाकर, मतलब मैं तुम्हारा स्पर्श पाकर ये चट्टाने पिघल कर जल बन गई होगी। और कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो मधुर मुस्कान है वो पाषाण पत्थर दिल वाले मनुष्य को भी पिघलाकर अति कोमल हृदय वाला बना देती है। नन्हे से बच्चे छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। शेफालिका फूलों वाला एक पौधा है, एक फूलों के पौधे का नाम है शेफालिका। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि उस छोटे से बच्चे के शरीर को छूकर बांस और बबूल जैसे जो वृक्ष होते हैं वो भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि का जो मन है वो बांस और बबूल की तरह शुष्क, सूखा और कठोर हो गया था। इतने दिनों तक वो बाहर रहा, मिला नहीं किसी से भी, तो इस कारण कठोर हो गया था। पर अब उस बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसका मन पिघलकर शेफालिका के फूलों की तरह सुंदर और सरस हो गया है। इस काव्यांश में कवि ने बच्चे की मुस्कान का जीता जागता वर्णन किया है। ये बात आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे और इसके काव्य सौंदर्य में अलंकार का भी प्रयोग बताएंगे आप, और
मुक्तक छंद है वो भी बताएंगे, किस भाषा का प्रयोग हुआ है वो भी बताएंगे। अब देखिए दूसरा काव्यांश। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। ये जहाँ भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है वहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह चीज आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। जहाँ भी कवि ने क्वेश्चन किए यानी वो प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। और परिचित यानी जाना पहचाना। और माध्यम यानी सहारा, दो को मिलाने वाला सहारा। कभी इतने दिनों बाद आया है, अपने बच्चे को देख रहा है, वो अपने बच्चे से जाना पहचाना नहीं है, तो उसकी माँ माध्यम बनी हुई है उन दोनों बाप बेटे को परिचित कराने के लिए। इस चीज का इसमें वर्णन है। इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देखिए कि बच्चे के साथ अपने मतलब प्यार भरे बंधन को कवि व्यक्त कर रहा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि उस छोटे से बच्चे को लक्ष्य कर कहता है कि तुम मेरी ओर एकटक देख रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। वाकई बच्चा कैसे पहचानेगा। उसके पिताजी इतने दिनों बाद अपने घर आए और बच्चे ने तो शायद पहली बार देखा है, तो वो अनजान व्यक्ति को लगातार देख ही रहा है। इसलिए वो उसका पिताजी कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। कवि थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारा मान माध्यम बनी होती आज। अब कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुमसे अपनी नजरें हटा लेता हूँ। उस छोटे से बच्चे को ये तो नहीं कह सकते कि तुम आंखें फेर लो, वो समझता नहीं है। इसलिए कवि स्वयं उस बच्चे से ये कहता है कि तुम मुझे एकटक देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी आंखें थक गई होगी, तो मैं ही अपनी नजरें स्वयं हटा लेता हो, क्योंकि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए पहचान भी नहीं पा रहे हो। ये बात तो स्वाभाविक है। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इस पंक्ति में कवि अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है और कहता है कि यदि, उस बच्चे को कहता है कि यदि आज तुम्हारी माँ जो ये सहारा न बनी होती हम दोनों को मिलाने का, तो आज मैं तुम्हारी ये मुस्कान, मन को छू जाने वाली मुस्कान नहीं देख पाता। कहने का मतलब ये कि इसकी माँ उस बच्चे को जन्म नहीं देती और अपने पिता के समक्ष लाकर उसको अपने स्पर्श से परिचित न कराती, तो वो बच्चा मतलब उस बच्चे की दंतुरित मनमोहक मुस्कान उसका पिता नहीं देख पाता। तो वो यही कहता है कि तुम्हारी माँ ने ही बताया यह दंतुरित मुस्कान वाला शिशु कि मेरी ही संतान है। इसमें बच्चे और पिता के बीच में स्नेह बंधन का माध्यम बताया गया है माँ को। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती ही बड़ी छविमान। तो देखिए इसमें धन्य यानी सम्मान के योग्य है, मतलब इसकी मम्मी के लिए बता रहे हैं। चीर प्रवासी यानी बहुत लंबे समय तक बाहर रहने वाला। इतर यानी अन्य, और संपर्क यानी संबंध। अतिथि यानी मेहमान। मधुपर्क, जो अपन पंचामृत बनाते ना जब पूजा पाठ करते हैं, और पंचामृत 5 चीजों से जो बनता है वो पंचामृत। और कौन सी 5 चीजों से पंचामृत तैयार होता है, देखिए दूध, दही, शहद, जल और मिश्री।
इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है पंचामृत। यहाँ पर मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत। इस चीज को आप विशेष लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि मधुपर्क क्या होता है, या मधुपर्क से आशय स्पष्ट कीजिए, या मधुपर्क कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कनखी मार यानी तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना। आंखें चार होना यानी प्यार हो जाना, ये मुहावरा है। यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इस चीज को भी आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। छविमान यानी बहुत सुंदर। देखिए इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें कवि माँ की महिमा को व्यक्त कर रहा है, मतलब अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है। तो देखिए कवि पूरी कविता में कवि अपने नन्हे शिशु को ही संबोधित करता है, अपने नन्हे शिशु को ही लक्ष्य कर कहता है कि तुम अपनी इस मनमोहक छवि के कारण धन्य हो गए हो, और तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी इस सुंदर छवि को निहारने के कारण धन्य है। मतलब वो बच्चा तो इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इस कारण वो बच्चा भी धन्य होगा। और इतने सुंदर और इतने अच्छे बच्चे को जन्म देकर उसकी माँ भी धन्य हो गई है। ये बात कवि उससे कह रहा है। चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पे रहने से तुम दोनों से दूर हो गया हूँ, मतलब पराया हो गया हूँ, और इसलिए मैं तुम मुझे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा। मतलब मैं तुम्हारे लिए अतिथि के समान हो गया हूँ, कभी कभी आता हूँ मेहमान की तरह, तो इसलिए मेरे से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रह गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अनजान ही बना हुआ हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चटाती रही, मतलब वही पंचामृत, मतलब तुम्हें प्यार भरा, मतलब स्पर्श भरा प्यार देती रही। कभी दूध दही शहद ये सब कुछ चटा चटा कर उनको इन चीजों का एहसास कराती रही। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। कनखी मार गए ना तिरछी नजर से, इस समय भी तुम वही कर रहे हो। और इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, आंखें मिल जाना, चार हो जाना, मतलब दोनों की आंखें आपस में मिल जाना, मिलती है, तो तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है। यह तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती है आपस में, तो तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है और तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे निकले हुए दांतों वाली जो ये मुस्कान है, ये बहुत ही सुंदर लगती है और उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ मैं। और इसमें इस काव्यांश में मतलब बच्चे के अंदर छिपी हुई मुस्कान का परिचय करवा रहा है कवि, और उस मुस्कान के माध्यम से कवि के हृदय में उठने वाले भावों का वर्णन किया गया है। अब इस पूरी कविता को आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। बड़े ही सुंदर और अच्छे अक्षरों में आपको तैयार करना है।